और शुरुआत इस वक्त करना चाहूंगी संजय द्विवेदी जी आप ही के साथ, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर सियासत तेज होती जा रही है। सिर्फ इतना समझना चाहती हूं कि एक तरफ औरंगजेब की कब्र को लेकर जो सब्र था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये विवाद कहां तक जाएगा, कितनी दूर तक जाएगा? पूर्णिमा जी, ये सब्र नहीं टूटा है, मुद्दे से मुद्दे हैं नहीं तो भाजपा के पास। राम मंदिर का मुद्दा जब था, राम मंदिर का नाम लेते थे और कहते का गुलामी का प्रतीक बाबरी ढांचा को हम तोड़ेंगे। जब 90 में तोड़ने गए हमारे भारतीय लोग, तो वहां से बीएसपी और बजरंग दल के नेता भाग गए, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भाग गए, उन्होंने तोड़ने में सहयोग नहीं किया। तब बाला साहब को कहना पड़ा कि हमारे का शिवचंद्र ने तोड़ा है तो हमें इस पे गर्व है। तो मैं वही कह रहा हूँ, इनके पास न तो मुद्दा है भाई, महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज एक किसानों की जो दिक्कतें हैं वो चरम सीमा पे। 3000 किसान लगभग किसानों की डेथ हो चुकी है महाराज। लेकिन इनको क्या है संजय जी, इनको औरंगजेब कौन लगता है आपको? आपको क्रूर शासक लगता है? लगता है आपको औरंगजेब आपको क्रूर शासक लगता है सर? ये बात में अरे सुनिए ना सर, आप अयोध्या, मैं इसीलिए वापस टू द पॉइंट आ रही हूँ। मैं सिर्फ औरंगजेब पे मैं औरंगजेब पे रहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि आपको औरंगजेब क्रूर शासक लगता है या नहीं लगता? लगता है आपको? औरंगजेब की मजाक तोड़ने के लिए पूर्णिमा जी केंद्र सरकार सर मुझे सारी टेक्निकलिटीज पता है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्रूर शासक लगता है या नहीं लगता है? मानते हैं या नहीं मानते? शासक है, उसका मानते हैं? तो अब ये बताइए मुझे बताइए कि क्रूर शासक की, अब मुझे इतना बताइए कि एक क्रूर शासक की निशानी रहे तो क्यों रहे, उसको हटाने की मांग हो रही है तो उसमें गलत क्या है? मैं दोनों पॉइंट समझना चाहती हूँ। 11 साल बाद बीएसपी को क्यों याद आई? सर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में पूछ रही हूँ ना आपसे। हमारे परदादा संजय जी, मैं क्या पूछ रही हूँ? मैं पूछ रही हूँ कि अगर जो लोग इस कब्र को तोड़ने की, हटाने की मांग कर रहे हैं, आपको क्यों लगता है कर रहे हैं? दूसरा जो लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो उसका आधार आपको क्या लगता है सर? मेरी बात सुन तो लीजिए, उसके धनार्जन करने की जरूरत है। केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, तो हमारे परदादा कह गए थे कितना बड़ा भी दुश्मन आपका हो, अगर उसकी मृत्यु हो गई हो तो जाके उसको श्रद्धांजलि दे दीजिए। ये हमारे दादा परदादा कहते थे और हमारे संस्कारों में ये है। मैंने हमारा औरंगजेब कोई हमारा कोई वंशज नहीं है। औरंगजेब भी कल तोड़ते हूँ, आज तोड़ते हैं, इसमें हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इस पर राजनीति क्यों, इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? आज महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, उसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया जा रहा है? लोग भूखे मर रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं, उसको क्यों नहीं मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं आज की डेट में। आज की डेट में इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। कोई मुद्दा नहीं। रोहन गुप्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मुद्दा दिखाई पड़ रहा है। रोहन गुप्ता जी, ये बताइए कि मुर्दा औरंगजेब को राजनीति जिंदा क्यों कर रही है? अब जो मुर्दा हो गया, जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया, उसको राजनीति जिंदा क्यों करना चाहती है? जी मुझे बताइए, मुद्दे की शुरुआत किसने की? आज पैनल में सारे लोग हैं, मुझे बताइए किसने शुरू की? अबू आजमी ने शुरुआत की? किसने की? किसने कहा था उनको? जो मूवी आई उसके ऊपर स्टेटमेंट करने किसी ने उनको फोर्स किया था? ये उनकी मानसिकता है। आप किसी चीज को छेड़ देंगे, फिर उसके ऊपर बहस होगी, फिर डिस्कशन होगा, फिर आप कहेंगे मुद्दा छेड़ दिया। अरे आप मत छेड़िए ना, आपको किसी ने लाइसेंस नहीं दिया था कि औरंगजेब की तारीफ आप बीच में मत बोले भाई साहब। मैं आपको बीच में नहीं बोल रहा। संजय जी एक एक करके सर देखिए मुद्दा पूर्णिमा जी, ये जो मानसिकता है, और आज ये दिन आ गए जो शिवसेना के बुरे दिन। देखिए कि आज अबू आजमी को डिफेंड करना पड़ रहा है। हमारे साथी तिलक लगा के बैठे और अबू आजमी को डिफेंड, ये इनकी मजबूरी हो गई है। अब कहां से जनता वोट कैसे देगी इनको? ये इनके बुरे दिन है, इसका कोई आंसर नहीं है। मुद्दा यहाँ पे पूर्णिमा जी ये है कि अगर आप तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे और इतिहास में जो लिखा गया है उसके खिलाफ आप बात करेंगे तो देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आप औरंगजेब को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। आप औरंगजेब को जो हिस्ट्री में। एक सेकंड रुकिएगा संजय जी, मैं 3, 4, 5, 6, 10 बार कह चुकी हूं और आगे अगले 40 मिनट के लिए फिर कह देती हूं सर एडवांस में। बीच में प्लीज मत बोलिएगा। आपको 6 मेहमान इस वक्त नजर आ रहे हैं, 7वें थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबके लिए अपना अपना समय सर बनता है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं बीच में मत बोलिए। काउंटर रेडी रखिए, जब आपका नंबर आएगा फिर बोलिएगा ना, इनसे पूछिएगा सवाल। किसी ने मना नहीं किया आपको। प्लीज सर, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। रोहन अपनी बात को अब आप पूरा करेंगे।
पूर्णिमा जी, मैंने यही कहा कि इस मुद्दे की शुरुआत किसने की, पूरे देश के सामने है। और इतिहास में जिस प्रकार की व्यक्तित्व की हम चर्चा कर रहे हैं औरंगजेब के, उसकी तारीफ कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि हकीकत आपके सामने आंकड़े दिख रहे हैं। इतिहास को छेड़ने का काम अगर इन लोग ने किया है और अगर सामने से जवाब मिलेगा, फिर आप कहेंगे कि इस मुद्दों को राजनीति मत लाइए। हम नहीं लाए, आप लाए हैं, पर अब लेके आए तो पर उसको फिर कैरी आपको फॉरवर्ड हकीकत तो सुननी किया पड़ेगी। जा रहा है ना, उसको कैरी फॉरवर्ड तो किया जा रहा है ना। अगर विश्व हिंदू परिषद और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सड़क पर उतरता है, ये कहता है कि कब्र को हम तोड़ देंगे, आपको उसकी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ती है। देवेंद्र फडणवीस की तुलना करने लगते हैं कुछ लोग औरंगजेब के साथ। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन कब्र की हम सुरक्षा करेंगे। मैं फिर इतना हो हल्ला क्यों? कब्र नहीं टूटेगी ना, एएसआई संरक्षित है ना, और उसके लिए आपको भी पता है कि बहुत सारी टेक्निकलिटीज है, तो फिर इतना हो हल्ला और सियासत क्यों सर? पूर्णिमा जी, अगर शुरुआत इन लोगों ने की है, फिर आप हमारे ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे कि हो हल्ला क्यों होगा? क्योंकि आप हर दूसरे दिन स्टेटमेंट आया है। एक आदमी ने नहीं किया, काफी लोगों ने स्टेटमेंट किया, और आज भी पैनल में जो भी इंडी गठबंधन के साथी है वो किसी भी तरह उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप इतिहास को जस्टिफाई, औरंगजेब के इतिहास को जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये हकीकत है। मुद्दा आपने छेड़ा है तो आपको सामने हकीकत सुननी पड़ेगी, और देश की जनता के सामने है। जब उन्होंने कह दिया कि भाई उसकी जो सुरक्षा है वो पूरी की जाएगी, इतिहास में जो हो गया वो हो गया, आप उसको ग्लोरीफाई मत करिए, औरंगजेब की तारीफ मत करिए। मुद्दों पर राजनीति होगी, और जनता ने तो मुद्दों पर वोट दिए ना महाराष्ट्र में, तब तो ये कोई मुद्दे नहीं थे, जनता समझ के देती है। तो मेरा ये कहना है पूर्णिमा जी, ये विपक्ष के नेता की मानसिकता है। ये औरंगजेब का एक मुद्दा हो सकता है, आप बिल्कुल बात कहते हैं कि मुद्दे का आज कोई तूल नहीं है, पर ये एक चीज की मानसिकता दिखा रहा है कि आज भी जो लोग औरंगजेब के साथ खड़े हैं वो देश के साथ कैसे हो सकते हैं, वो कैसे सनातन के साथ में हो सकते हैं? वो भारतवर्ष के खिलाफ है। सनातन की बात बाजू में रखिए आप, मैं भारतवर्ष के खिलाफ है। ये देश के साथ गद्दारी होगी जो औरंगजेब के साथ खड़ा होगा, जिस प्रकार का क्रूर उनका इतिहास है। कई डिबेट में मैंने देखा, अरे ये व्यक्ति ने ये किया, सोने की चिड़िया। अरे भाई साहब, जो अपने पिता का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ, कि बुरी तरह से कत्ल किया, उसको आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं? ये कोई तरीका है? अरे आपको नहीं बोलना मत बोलिए, उसके बारे में मुद्दे को मत करिए, पर आप ग्लोरीफाई मत करिए। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इनकी है, राज्य सरकार इनकी है, उसके धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, उसको करवा दीजिए। तो राजनीति कौन कर रहा? जो उनका अबू आजमी का नाम आप ले रहे हैं, उन्होंने कहा था मैंने इतिहास से पढ़ा था, आप उस किताब को बैन कर दीजिए, वो कुछ दूसरा किताब ना पढ़े कि जिससे कंफ्यूजन हो। तो जिसका राजनीतिक मुद्दा बीएसपी क्यों खड़ी हो गई? तो फिर ये कहने की जरूरत संजय राउत को क्यों पड़ी कि कुछ लोग नए नए मुल्ले हो गए हैं और पता नहीं क्या क्या वो कौन सी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतिहास का ज्ञान नहीं है। तो संजय राउत को इतिहास का ज्ञान नहीं है, या फिर वो महिमा मंडन कर रहे हैं फिर औरंगजेब का? क्या कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन किए जाएंगे, इस तरह की बातें की जाएंगी, तो हमें बोलना पड़ेगा ना। हमने कोई नहीं तो कैसे बोलेंगे, डिफेंड कैसे महिमा मंडन करके करेंगे? इतिहास का ज्ञान नहीं है, ये किसको बताएंगे सर? इतिहास में क्या है? इतिहास में क्या है? इतिहास को दरअसल मैथिल साहब अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, हमको जब जैसी जरूरत लगेगी मैथिल साहब, वैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। जल्दी से मैथिल साहब इसका जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद जादव साहब आपके पास भी आती हूँ, और साथ ही मेरे साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, जुनैद साहब आपके पास भी बस आ रही हूँ। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, जो आज औरंगजेब की मज़ार को जो है तोड़ने का विरोध कर रहे हैं, या देखिए आज मैं ना भारतीय जनता पार्टी से डिसएग्रीड हूँ। इसलिए डिसएग्रीड हूँ कि उन्होंने वहाँ पर सिक्योरिटी लगाई है कि उस मज़ार को वो जो है सिक्योर्ड कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि औरंगजेब की मज़ार हमारे 140 करोड़ भारतवासी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब हैं, उन सब के माथे पर एक कलंक है। क्योंकि औरंगजेब इस देश का ना तो नागरिक था, ना ही इस देश की किसी भी सभ्यता से वो जुड़ा हुआ था। एक आक्रमणकारी थे, आतताई थे, जिन्होंने इस देश के अंदर लूटमार मचाई, नरसंहार किया। हमारे जो मराठा योद्धा थे, उनका जिस प्रकार से उन्होंने नरसंहार किया वो इतिहास में है। छावा मूवी देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज, सबकी स्थिति किस प्रकार से उन लोगों के संग हुई। मेरा ऐसा मानना है कि इस कलंक को हटा देना अत्यंत आवश्यक है। मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं। अब देखिए, एबटाबाद में जिस प्रकार से ओसामा बिन लादेन को अमेरिकन सील्स ने मारा, उसको मारने के बाद वो भी चाहते तो वहां पर उसको छोड़ देते। उसकी जो लाश थी, 318 साल बाद अचानक से जो है ये पूरा का पूरा विवाद अचानक से पैदा हो गया। एक व्यक्ति की तरफ से बयान दिया गया,
ठीक है, अबू आजमी ने बयान दिया, उसके बाद ये पूरा का पूरा इशू जो है स्पार्क अप हो गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि 318 साल तक कुछ नहीं था भाई, करने वाला तो वही था ना, पहले भी उसी ने किया, फिर अचानक से कब्र, और आप कह रहे हैं कि इन्होंने उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हाँ। अरे लॉ एंड ऑर्डर तो इन्हीं के पास है ना आप भाई, एक बात तो बताइए, सिक्योरिटी पूर्णिमा जी, नहीं चलिए मैं मान बढ़ाएंगे लिया आपकी तो बात अगर को। वीएचपी और बजरंग दल कह रहे हैं कि कार सेवा हो जाएगी तो फिर होने देंगे क्या देश में? नहीं बिल्कुल होनी देंगे। चाहिए, भाई कार सेवा लॉ होनी एंड ऑर्डर चाहिए। कहां जाएगा सुनिए, साहब? सुनिए।